आप सबको मेरा नमस्कार। मैं हूँ जयश्री सोनी और एक बार फिर से आप सबका वेलकम करती हूँ हमारे शो कर्म और किस्मत कनेक्शन में। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं हमारे सीरीज एक्सपर्ट दीपक गुरु ज्योतिष एमडी जी का एक जोरदार तालियों के साथ। दीपक जी, आपका हमारे शो कर्म और किस्मत कनेक्शन में बहुत बहुत वेलकम। धन्यवाद जयश्री सोनी। सबको मेरा नमस्कार और प्रणाम। आपके मन में बसे प्रभु भी मेरा नमन स्वीकार करें। थैंक यू दीपक जी, थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं वीकली हाइलाइट्स जानकर। दीपक जी, इस वीक की वीकली हाइलाइट्स क्या हैं? तो जयश्री, इस वीक की जो हाइलाइट्स हैं, हम जो पर्व मना रहे हैं, सुंदर पर्व उत्सव मना रहे हैं, उसमें एक तो महेश जयंती है और फिर गंगा दशहरा भी है और फिर आपने शुरुआत की है ग्रहों की जी तो उसमें हम बुध ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे जी कि किस प्रकार से उसके प्रभाव हैं, कैसा वो अच्छा करता है, कैसा वो नहीं अच्छा करता है। ये सारी चर्चाएं आज होंगी इस कर्म किस्मत कनेक्शन शो के जी अंदर। बिल्कुल दीपक जी, थैंक यू सो मच। आज हम बहुत सारी बातें जानेंगे और बुध के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे भविष्यफल कि इस वीक के लिए राशिफल कैसा है, भविष्यफल कैसा है और कौन से कर्म ऑफ द वीक बना सकते हैं हमारे इस वीक को हैप्पी एंड सेफ। दीपक जी, पहली राशि है मेष। एरीज के लिए कैसा है ये वीक? पॉजिटिव वीक ही कहना चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ की हमें बहुत ज़्यादा चिंता होती है इस जगत के अंदर, खास करके इस कंट्री के अंदर, वो है धन, हमारी जॉब। उसमें बहुत अच्छा सफ़र रहेगा इस वीक आपका। अचीवमेंट भी बनी हुई है, प्रमोशन भी बनी हुई है और साथ में कहीं धन आपने लगाया उसमें कुछ आगे भी बढ़ रहा है। तो ये जो लक्ष्मी योग है ये आपके लिए इस वीक काफ़ी अच्छा है। परिवार का जो कंसर्न है उसमें भी आप ठीक ही कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग बहुत है, माता पिता का साथ मिल रहा है, उनके तरफ से काफ़ी अच्छी एडवाइस मिल रही है और बच्चों का पूरे अच्छे ढंग से आप ध्यान रख रहे हैं। और ये दोनों जो अच्छे कंसर्न होते हैं जयश्री, इसका सीधा प्रभाव हमारी हेल्थ के ऊपर भी पड़ता है। छोटी छोटी जो बातें हैं जिनके कारण कभी कभी हेल्थ में हम दुखी हो जाते हैं, उनको हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि बड़ों का साथ, पति पत्नी का जो संग और बच्चों का प्रेम, तो इसलिए कहा जा सकता है कि सारा वीक आपके लिए बड़ा शुभ है। जी, और क्या है इनके लिए कर्म ऑफ द वीक? कर्म ऑफ द वीक, खाना घर में बनाते हैं तो कोशिश करें, वैसे तो बहुत से हमारे भाई बहन करते हैं, खाना बनाकर जो है अपने देवी देवताओं को, गुरुओं को भोग लगाते हैं। आप ऐसा करें तो यही आपके लिए कर्म ऑफ द वीक बनेगा। जी, आगे है टॉरस। वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा ये वीक? स्वामी शुक्र हैं आपके। कुछ हेल्थ में ध्यान रखें, क्योंकि कुछ ऐसे प्लैनेट, कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्र जो धरती के नज़दीक आ रहे हैं, आपकी राशि के लिए ठीक नहीं है। उसमें हो सकता है कि कुछ गलतियां आप कर लें, उसमें एक्सीडेंट कंसर्न भी हैं छोटे, और फिर आपको पता ही है कि यहाँ एक्सीडेंट कंसर्न जब हो तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इंश्योरेंस बढ़ जाती हैं, फिर लाइसेंस के ऊपर पॉइंट भी बनते हैं, ये सब बातें। वैसे प्रोफेशनल लाइफ आपकी अच्छी है, काम आपका, जॉब, बिल्कुल कंसर्न आपके अच्छे हैं। परिवार में भी कुछ खुशियों का ही माहौल बनेगा, जैसे कोई मंगनी टाइप बातें जो हैं वैसी बनी हुई हैं। और क्या है इनके लिए कर्म ऑफ द वीक? कर्म ऑफ द वीक में ख़ास बात ये औरतों के लिए है, हमारी बहनों के लिए है कि कोशिश करें कि कभी कभी हम सोते वक्त बर्तन ऐसे ही छोड़ देते हैं, उनको साफ़ नहीं करते रात को। तो कोशिश करें इस वीक ये सारा कंसर्न रखें, यही आपके कर्म ऑफ द वीक बनेगा। ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, सिर्फ रात को बर्तन साफ करके आपको सोना है, सफाई करके किचन की। अगली राशि है जेमिनी। मिथुन के लिए कैसा है ये वीक? कुछ बातें यहाँ पे पहले मैं बता दूँ कि आर्गूमेंट से काफ़ी आपको बचना होगा, खास करके घर में। पत्नी की बात को सुने और पत्नियाँ पति की बात को सुने, बस ऐसा थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आप रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि फिर उससे काम आपका कोई ख़राब होगा, मेहनत में आपको कोई कमी महसूस होगी, क्योंकि फिर मेहनत खूब कर लोगे। क्योंकि जब भी आपका मन ठीक नहीं होता तो फिर काम पे भी मन नहीं लगता है, क्योंकि मन ठीक नहीं है, तो इसलिए काम भी बिल्कुल आपका ठीक चलेगा, क्योंकि काम में कोई कमी नहीं है, प्रोफेशनल लाइफ में कोई कमी नहीं है। स्टूडेंट बहुत अच्छा करेंगे इस वीक, अपनी मेहनत का पूरा फल आपको मिल जाएगा। हेल्थ में छोटे छोटे जो कंसर्न है
उनके ऊपर आप काम करोगे, अच्छा खाने की तरफ ध्यान दोगे, तो पूरा वीक लगभग बहुत ही पॉजिटिव है आपके लिए। जी दीपक जी, जेमिनाई के लिए कर्म ऑफ द वीक क्या है? कर्म ऑफ द वीक में बड़ा ही एक प्यारा सा बुद्ध का उपाय है ये, वो अगर आप कर सके, नहीं तो संकल्प ले लें, आपको जो है अपने बगीचे में एक नया पौधा इस वीक ज़रूर लगा देना चाहिए। अगर बुधवार का दिन हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो किसी दिन भी, नहीं तो संकल्प भी ले लें कि लगाना ज़रूर है। कभी फिर आगे 2 वीक में, 3 वीक में, 1 मंथ में समय मिल जाए, यही आपका कर्म ऑफ द वीक। जेमिनाई के लिए कर्म ऑफ द वीक है घर में या घर के बाहर बगीचे में पौधा लगाना है। बुधवार को लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है, वरना संकल्प कर लीजिए कि लगाना ही है। अब वो आप देख लीजिए कि आपको कब सूट करता है। दोस्तों, अभी हमने जाना 3 राशियों के भविष्य फल के बारे में। अब समय है ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा, हम यूं गए और यूं आए। वेलकम बैक टू आवर शो कर्म और किस्मत कनेक्शन। जैसा कि दीपक जी ने हमसे कहा कि वो आज हमसे बात करेंगे गंगा दशहरा के बारे में, तो प्लीज़ दीपक जी हमें बताइए गंगा दशहरा क्या है और उसके बारे में। गंगा दशहरा, तो एक गंगा शब्द है, एक दशहरा शब्द है, तो ये एक पर्व और त्यौहार है। वैसे तो जैसे कोई भी पर्व जो है, जो त्यौहार है, हमें किसी न किसी रूप से आध्यात्मिक बनाता है, स्पिरिचुअल बनाता है। गंगा दशहरा पर्व जो है, ये बहुत से हमारे भाई बहनों को नहीं पता होता, क्योंकि भारत जो है देश, बहुत सी उसमें परंपराएं हैं, बहुत सी उसमें सांप्रदायिक हैं। तो ये गंगा दशहरा, इसको हम दूसरे ढंग से लेते हैं, क्योंकि जो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल ढंग है वो तो सब लेते ही रहते हैं। गंगा जो है उसको आप देखिए कि वो देना जानती है। दशहरा का मतलब होता है कि जिसके पास 10 सिर थे और वो जिस दिन उसकी जो हार हुई, उसको हम कहते हैं कि दशहरा, कि जिसके पास 10 सिर थे उस दिन वो हार गया। तो गंगा और दशहरा जीवन में दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवन में हमारा जो भी विकार है, जो भी नेगेटिविटी है, उसके ऊपर हमारी जीत एक दिन पक्की हो जाती है, अगर हम अपने प्रभु को केंद्र में, अपने गुरुओं को केंद्र में रखकर चलें और गंगा की तरह ही जीवन हो। आपने गंगा को देखा, जब गंगोत्री होती है तो भी दे रही होती है। वहाँ का जो पानी है कितना पावन होता है, औषधि से भरा पड़ा होता है। और फिर जो गंगा जब बनती है, उसके तट पे ऊपर कई जो लोग हैं पहुँचते हैं, जहाँ उनकी आत्मा शांत हो जाती है, वहाँ उनके बाहर की मैल को भी धो देती है, वहाँ भी दे रही होती है। उसके बाद कितने गंदे नाले उसके साथ मिलते हैं, और गंदे नालों का जीवन भी अपने जैसा ही कर देती है, वहाँ भी दे रही होती है। और उसके बाद फिर वो सूखे स्थानों के भी ऊपर पहुँचती है, वहाँ भी दे रही होती है, सूखे स्थानों को जो है वो हरा भरा कर देती है। और उसके बाद फिर वो निरंतर चलती रहती है। जीवन भी ऐसे ही है, अगर हम ना देना जानते हैं तो हमारा जीवन कभी कभी रुक जाता है, हमारा जीवन कभी कभी तालाब जैसे होते हैं ना, वैसा बन जाता है। तो ये कुछ पर्व ऐसे हैं, जब हम वहाँ पहुँचते हैं और कोई भी सेलिब्रेशन करते हैं, तो वैसी वैसी जागृति हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती है। तो उसके बाद फिर वो रुकती नहीं है, चलती जाती है। जो उसके पास आखिर में संपदा बचती है, वो समुद्र को लौटा देती है। दशहरा जो है उसका भी एक कंसर्न है कि किस तरह से, अगर आप बहुत बुद्धिमान हैं तो उसमें आप परमात्मा से हमेशा जुड़े रहें, ताकि वो ईगो पैदा ना हो। तो इस तरह से ये जो गंगा दशहरा है, इसकी पौराणिक कथाएं तो बहुत हैं, लेकिन आज के युग में जिस कंट्री में हम बैठे हैं, इस पर्व को मेरे हिसाब से इस प्रकार से लेना चाहिए कि हमें गंगा बनना है कि जो निरंतर चल रही है, हमें दशहरा बनना है। अपने 5 जो विकार हैं हमारे अंदर, जो 5 दोष हैं जो 12 साल की आयु के बाद पैदा होते हैं, उनको हमें पकड़ना है ताकि हम अरिहंत बने। अरिहंत का मतलब होता है, जैन धर्म में ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। अरिहंत का मतलब होता है जिसने अपने 5 दुश्मनों को काबू कर लिया, अब उसके पास लड़ने के लिए कुछ ना रहा। नहीं तो सारे जीवन हम लड़ते ही रहते हैं, झगड़ते ही रहते हैं, अपने आप से भी, इस दुनिया से भी। दुनिया से आगे निकलना है, इसलिए दुनिया को जीतने के लिए लड़ाई झगड़ा करते हैं, चाहे बुद्धि का सिकंदर बनने की कोशिश करते हैं। और फिर जब लड़ने की कोशिश करते हैं तो फिर लड़ाई कहीं भी जो है वो नहीं पहुंचती।
तो अरिहंत का मतलब होता है कि जिसका सब कुछ खत्म हो गया, अब उसके पास लड़ने के लिए कुछ नहीं हुआ, तो फिर वो अगली यात्रा के लिए तैयार हो जाता है। तो इस तरह से आज के युग के, जिस युग में हम रहते हैं और जिस इस बहुत ही पावरफुल कंट्री के अंदर रहते हैं, जो अपॉर्चुनिटी देती है हमें सबको, हमें सभी पर्व जो है, त्यौहार, उसका एक खास मीनिंग समझकर आज के युग की तरह, क्योंकि साइंस का युग है, उस तरह फिर चलना चाहिए। तो हमारे फिर जो सभी हम जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, उसका असली मीनिंग हमारे मन के तल के तक पहुंचेगा। और मन के तल की ही बात है, चेतना की ही बात है। जब चेतना हो तो फिर आप जो हम कहते हैं ना कि फिर चेतना पे पहुँचे, तो हमारा चेतना का और आज्ञा चक्कर का द्वार खुला, तो हमारी यात्रा जो है वो सफल हो गई। जी 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 दीपक जी, थैंक यू सो मच गंगा दशहरा के बारे में इतना कुछ बताने के लिए। दोस्तों, हमने अभी जाना गंगा दशहरा के बारे में। आगे हम बात करेंगे राशि फल के बारे में। आगे की राशियां हैं कैंसर। कर्क के लिए कैसा है ये वीक, जानते हैं दीपक जी से। दीपक जी, कैंसर के लिए कैसा है ये वीक? चंद्रमा आपका स्वामी है, मन का कारक होता है चंद्रमा, और कहीं ग्रहण लग जाए तो फिर मन थोड़ा सा बेचैन रहता है, उदास रहता है, नीरस रहता है। आपके प्यारे कभी कभी आपको ऐसी बात बोल देते हैं और फिर आप उदास हो जाते हैं, कभी कभी रोने भी लगते हैं। हो सकता है ये वीक ऐसा हो, लेकिन ये सब चलता ही रहता है। कभी रात है, कभी दिन है, कभी दुख है, कभी सुख है, कभी फूल हैं तो कभी कांटे हैं। ये प्रकृति का एक नियम है। ऐसा है आपका ये वीक, लेकिन प्रोफेशन आपका अच्छा है, हेल्थ आपकी अच्छी है, लेकिन घर से निकलना होगा। थोड़ा सा अभ्यास, योग या फिर कोई भी एक्सरसाइज ज़रूर करें, क्योंकि बेशक उदासी का ये वीक होगा, लेकिन आप कोशिश करें, कर्म करें, क्योंकि ये शो का नाम भी कर्म, किस्मत और कनेक्शन है। बिल्कुल। इनके लिए क्या है कर्म ऑफ द वीक? इनको चाहिए कि वीक में 1 या 2 बार किसी नदी के पास पहुँचें, समुद्र के पास पहुँचें, या फिर किसी झरने के पास ज़रूर पहुँचें और वहाँ पर 5 या 10 मिनट ज़रूर बैठें। जी, तो कर्क राशि वाले जा सकते हैं नदी के पास और बिता सकते हैं कुछ समय वहाँ पर। नेचर के जितना नज़दीक रहेंगे उतना अच्छा है आपके लिए ये वीक। आगे है लियो। सिंह के लिए कैसा है ये वीक? स्वामी आपके सूर्य हैं, आपको किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है इस वीक। वैसे तो जयश्री झगड़ा करना ही नहीं चाहिए, वेस्ट ऑफ टाइम है। कई महात्मा लोग कहते हैं कि हम जितना संघर्ष, जितनी मेहनत नर्क जाने के लिए करते हैं, उससे पहले ही कहीं स्वर्ग आ जाता है, लेकिन उधर हम जाने की कभी कोशिश नहीं करते। तो ये समय है, आपको मंगल आदि के जो इफ़ेक्ट है वो ठीक नहीं है। प्रोफेशनल लाइफ आपकी बिल्कुल ठीक है। जल्दबाजी इन्वेस्टमेंट में ना करें। हेल्थ में मानसिक परेशानी है, लेकिन योग अभ्यास से किसी से जुड़ेंगे तो ठीक रहेगा। जी, और क्या है इनके लिए कर्म ऑफ द वीक? आप माता पिता के साथ रहते हैं तो पिता की ब्लेसिंग साथ में लेके चलें, भाई को हग दे के निकलें घर से, तो यही आपके लिए कर्म ऑफ द वीक बनेगा। जी, तो आपने जाना आपका कर्म ऑफ द वीक। अगली राशि है वर्गो। कन्या के लिए कैसा है वीक दीपक जी? वीक तो बहुत सुंदर है, लेकिन कुछ आप मिस्टेक कर लेंगे गाड़ी चलाते वक्त, क्योंकि यात्रा है आपकी, और फिर कई बातें ऐसी होती हैं जल्दबाजी में आप करते हो। जल्दबाजी में आप बहुत सी बातें ऐसे कर लोगे कि जो आपकी बिलोंगिंग है शायद उसको घर में ही भूल जाएं, ऑफिस में भूल जाएं। थोड़ा सा ये बातों का ध्यान रखना है। तो सारा वीक पॉजिटिव ही है। आज लक्ष्मी योग बना हुआ है, फिर संतान का सुख भी पूर्ण है, और फिर जो हमारी बहनें कंसीव करना चाहती हैं, ऐसा समय बना हुआ है, तो वहाँ भी उनको खुशी मिल सकती है, शुभ समाचार मिल सकता है। हेल्थ में बहुत अच्छा कंसर्न है। जी, और क्या है इनके लिए कर्म ऑफ द वीक? कर्म ऑफ द वीक, छोटे बच्चों के पास ज़रूर बैठें, उनके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट ज़रूर लेकर आएँ एक दिन, तो वैसी एनर्जी आप महसूस करोगे, बच्चों जैसा महसूस करेंगे। और बच्चों जैसा जब महसूस करोगे तो बच्चों की प्रार्थना परमात्मा बहुत जल्दी सुनता है, और यही हो सकता है आपके कर्म ऑफ द वीक। और साथ में ये भी मैं बताना चाहता हूँ जयश्री, आपको भी और सभी हमारा जो दर्शक हैं, सुनने वाले हैं और देखने वाले हैं, कि ये जो कर्म ऑफ द वीक हैं ये आपके प्लैनेट हैं, और हर प्लैनेट जो है वो बच्चों से भी संबंध रखता है, माता पिता से भी संबंध रखता है, आपके भाई बहनों से भी संबंध रखता है, आपके गुरुओं से भी संबंध रखता है, धार्मिक स्थान से भी संबंध रखता है, आपके धन से भी संबंध रखता है। जो भी आपका वीक होता है वो वैसा ही कर्म ऑफ द वीक
आपको दिया जाता है। लेकिन जिस कंट्री में हम रहते हैं उसमें बहुत सी हम धार्मिक बातें नहीं कर पाते, क्योंकि हम जिस कंट्री में रहते हैं उसमें कर्म जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये छोटे छोटे कर्म आप अपने बगीचे में भी कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं, काम पे भी कर सकते हैं। जी, थैंक यू दीपक जी। तो दीपक जी ने हमें बताया है तीनों राशियों के कर्म ऑफ द वीक। आप प्लीज़ इन्हें फॉलो कीजिए और बनाइए अपने वीक को बहुत अच्छा, खूबसूरत। अब वक्त है ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा। हम यूं गए और यूं आए। वेलकम बैक टू आवर शो कर्म और किस्मत कनेक्शन। दीपक जी हमें बताएंगे बुध के बारे में। दीपक जी प्लीज़ ये बताइए कि बुध का हम राशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। जयश्री, बुध का राशियों के ऊपर, सभी राशियों के ऊपर प्रभाव पड़ता है और सभी ग्रहों का सभी राशियों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो बुध की जानकारी थोड़ी सी ले लीजिए। रंग इसका हरा है, शनि से इसकी मित्रता है, राहु से भी इसकी मित्रता है, केतु से भी इसकी मित्रता है, सूर्य से भी इसकी मित्रता है, चंद्रमा से ये मित्रता नहीं रखता। तो बुध ग्रह प्रतीक है बुद्धि का। तो जिन भाई बहनों का बुध अच्छा होता है तो वो एजुकेशन में बहुत अच्छा करते हैं और वो बुद्धिमान होते हैं। ऐसा नहीं है कि मरकरी अच्छा होने से बुद्धिमान होना होता है, लेकिन उनको बहुत क्रिएटिव होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। और कन्या राशि है और मिथुन राशि है, ये इनकी अपनी राशि होती है। और फिर इनका जो रत्न होता है वो पन्ना होता है। बुध ग्रह जो हैं हमेशा यही प्रार्थना करनी चाहिए कि जो बुद्धि है ज़रूर मिले, बुद्धिमान होना चाहिए, लेकिन उसमें ईगो नहीं आनी चाहिए। कई बार हम बुद्धिमान बहुत हो जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, मुझे ही पता है, दूसरे को नहीं पता है। लेकिन ज्ञान एक सागर है, सागर से भी बड़ा। जो ज्ञानी लोग हो जाते हैं, जो बुद्धिमान हो जाते हैं, वो अपने आप को बुद्धिमान नहीं कहते हैं। तिब्बत में एक कहावत है, वो कहते हैं कि जो कहते हैं हम जानते हैं वो असल में नहीं जानते हैं, जो कहते हैं हम नहीं जानते हैं असल में वो जानते हैं, वो कहते हैं हम नहीं जानते हैं। तो बुध ग्रह बहुत ही प्यारा ग्रह है, क्योंकि बुद्धिमान होना पड़ता है जीवन को आगे लेके जाने के लिए, लेकिन उसमें अहम नहीं होना चाहिए, ईगो नहीं होनी चाहिए। तो फिर आपका बुध अगर ऐसा है तो जीवन में जहाँ आप दुनिया को जीतोगे, सिकंदर बनोगे, साथ साथ में आपको इंटरनल अवेयरनेस भी रहेगी, इनर अवेयरनेस भी रहेगी। कहने का मतलब आप बाहर के भी अमीर होंगे और अंदर के भी अमीर होंगे। जी दीपक जी, थैंक यू सो मच बुध ग्रह के बारे में इतना कुछ बताने के लिए। दोस्तों, हमने जाना बुध ग्रह के बारे में। अब वक्त है आगे की राशिफल, इस वीक का राशिफल और भविष्यफल जानने का। तुला, लिब्रा के लिए कैसा है वीक दीपक जी? स्वामी आपके शुक्र हैं और आपके लिए खास बातें पहले बोल देते हैं। वो है कि आपको लक्ष्मी का सुख मिल रहा है, चाहे पत्नी के रूप में, चाहे धन के रूप में। ये वीक इस बात के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। और फिर काम में भी आपका मन बहुत लगने वाला है इस वीक में, वहाँ भी तरक्की मिल सकती है, बॉस खुश रह सकते हैं। कोलीग आसपास में काम करने वाले भी जो होते हैं ना, वो भी आपके भाई बहनों की तरह होते हैं, क्योंकि आधा समय तो आप उनके साथ ही गुजारते हो, उनका साथ भी पूरा मिलने वाला है। और फिर ऐसा भी वीकेंड पे करने वाले हो कि कहीं हाइकिंग आदि या फिर कहीं ऐसे नेचर में जाने का आपका प्रोग्राम जो है वो बन सकता है। जी, और क्या है इनका कर्म ऑफ द वीक? इनकी जो सोच है वो पॉजिटिव रहे जितनी ज़्यादा वो ठीक है, और उसके लिए आप सुबह सुबह उठें, वो जो सुबह की ताजगी है वही आपको पॉजिटिव सोच जो है वो दे सकती है। जब परमात्मा नई सुबह को जन्म दे रहा होता है, पक्षी गीत गा रहे होते हैं, उनको सुनना ही कर्म ऑफ द वीक होगा। जी, अगली राशि है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए कैसा है वीक? वृश्चिक, आपके स्वामी मंगल हैं। धन किसी को देना चाहते हैं, ध्यान से दें, चाहे रिश्तेदारी की बात हो, चाहे फिर आपके कोई काम की बात हो, क्योंकि हो सकता है कि बाद में यह परेशानी बन जाए। हाँ, अगले वीक में ऐसा कुछ कर सकते हैं। आपका प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छा है, बिजनेस में आपका गेन है, और आपके जो घर परिवार में कुछ समाचार आपको जहाँ से भी आप हैं, चाहे भारत से हैं, कहीं से भी मिल सकते हैं शुभ समाचार। और हो सकता है कि उस शुभ समाचार के लिए आप तैयारी भी करना शुरू कर दें। हेल्थ में जिन लोगों को खास करके शुगर आदि ब्लड प्रेशर होता है, उनको खास अपने नुस्खे अपनाने चाहिए। जी, और क्या है इनका कर्म ऑफ द वीक? कर्म ऑफ द वीक में आपको अपने दिन की शुरुआत एक एप्पल खाने से करनी चाहिए। अगर रोज़ नहीं कर सकते तो वीक में 2 बार या 3 बार करें,
तो यही आपके लिए कर्म ऑफ द वीक होगा। जी, एप्पल खाना है और आपका वीक आपको कर्मों से अच्छा बनाना है। अगली राशि है धनु। सैजिटेरियस के लिए कैसा है ये वीक? आपको 2 बातों का ध्यान रखना है, खास ध्यान रखना है। पहले तो काम के ऊपर और फिर घर में। कौन सी 2 बातें हैं कि आपको किसी के साथ आर्गूमेंट नहीं करनी है, अपने काम पे ही ध्यान देना है। हो सकता है पत्नी भी आर्गूमेंट करे, हो सकता है पति भी आर्गूमेंट करे, हो सकता है बच्चे भी आर्गूमेंट करें, और काम पे जो साथ में काम करने वाले हैं वो भी आर्गूमेंट करें, पर आप शांत रहना, तो फिर सारा वीक जो है वो ठीक रहेगा। नहीं तो बस आर्गूमेंट से भरा पड़ा है आपका वीक, और उसका असर जो पड़ेगा आपकी हेल्थ के ऊपर वो क्या होगा? मानसिक परेशानी। मानसिक परेशानी मिलेगी, नींद नहीं आएगी, रात को सोचते रहोगे, राइट? फिर वो आपके लिए अच्छा नहीं। जी, क्या है इनके लिए कर्म ऑफ द वीक? कर्म ऑफ द वीक, आप सुबह अपनी शुरुआत करें दिन की। आप पानी ले लें थोड़ा सा, उसमें थोड़ा सा मीठा डाल लें, कोई भी मीठा आप डाल सकते हैं, चीनी के रूप में, गुड़ के रूप में, और फिर उसको आप किसी बड़े से पेड़ की जड़ में डाल दें और वहाँ पर नमन ज़रूर करें, और किसी भी देवी देवता को याद करें, बड़ों को याद करें, अपने बुज़ुर्गों को याद करें, तो ये कर्म ऑफ द वीक बन जाएगा। अब ये जो सारे उपाय में कर्म ऑफ द वीक तो आपने नाम रखा है, मेरे हिसाब से तो उपाय हैं, ये सब आपके जो प्लैनेट वीक होते हैं उनके अनुसार होते हैं जयश्री। कि जैसे कि आपकी हॉरोस्कोप में इस वीक आपका बन गया काल सर्प योग, आपको राहु की प्रॉब्लम आई, आपका पितृदोष बन गया। ऐसे जब दोष बनते हैं तो फिर वैसा ही उपाय करने से वो दोष जो है वो ठीक हो जाता है। तो इस में आपका ऐसा ही कुछ कंसर्न है, पेड़ पौधों को पानी डालना, बड़ों को याद करना, पितृदोष के रूप में वो ठीक होने लगता है, तो इससे फिर आपका सारा वीक पॉजिटिव हो जाता है। जी, थैंक यू दीपक जी। हमने जाना इन 3 राशियों के बारे में, इनका भविष्यफल और कर्म ऑफ द वीक। तो दोस्तों, वक्त है ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू आवर शो कर्म और किस्मत कनेक्शन। दीपक जी हमें बताएंगे बुध जिसका खराब होता है उसे हम कैसे हील कर सकते हैं। दीपक जी प्लीज़ हमें बताइए कि बुध यदि किसी का वीक हो, उसे हील करना हो और स्ट्रॉन्ग करना हो तो कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले तो जयश्री हॉरोस्कोप से पता ही चलेगा आपको, जिसका भी हॉरोस्कोप होगा, कि किस प्रकार से उसकी सिचुएशन है, और उसके अनुसार ही फिर जो है वो हीलिंग होती है। लेकिन जनरल तौर पर जो हम बातें हैं, आपको कहीं लगता है कि यही बातें हमारे साथ कंसर्न हो रही हैं, तो फिर आप वैसे वैसे जो उपाय कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर रहते हैं, हम हमेशा जो है काम में बिज़ी रहते हैं, तो यहाँ पर जो सबसे आसान उपाय है बुध को हील करने का वो रतन ही हो सकते हैं। तो आप रतन पहन सकते हैं, उसका रतन जो है वो पन्ना है, एमरल्ड है, और सबसे छोटी फिंगर में उसको पहना जाता है, बुधवार के दिन उसको पहना जाता है। और फिर बहुत से हमारे भाई बहन रत्नों पे बिलीव नहीं करते, तो उनके लिए दूसरा जो उपाय है वो कर सकते हैं उसको हील करने के लिए, कि आप पेड़ पौधों को पानी डालें, हरी घास जो होती है उसके ऊपर आप घूमें नंगे पाँव, वैसे हील हो सकता है। अब देखना भी है कि जो बुध ग्रह है ये सचमुच से आपका वीक है। अगर तो आपको किसी ने जानकारी दी है, आपने हॉरोस्कोप दिखाई है, फिर तो अलग बात। अगर वैसे ही आप चलते फिरते घर में, काम में, कहीं भी आपको लग रहा है कि ये बुध की मुझे परेशानी हो सकती है, तो इस प्रकार से उसको आप हील कर सकते हैं। फिर बहन से झगड़ा ना करें, वैसे ही बहन से झगड़ा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो देवी का रूप होती है। और फिर उसके बाद आपको ग्रीन मूंग की 2 दाल होती है, उसको सोक कर लेना चाहिए, रात को बर्ड्स को फीड कर देना चाहिए। यहाँ मुश्किल होगा थोड़ा, लेकिन बहुत से भाई बहनों के आसपास कुछ ना कुछ पार्क रहते हैं जहाँ पर हम लोग अलाउ होता है कि आप बर्ड्स को फीड कर सकते हैं। तो वो ग्रीन दाल सोक करके, पर याद रखना सोक करके जो है वो फीड कर सकते हैं, और रेगुलर करें, क्योंकि कोई भी उपाय होता है उसका समय आने के ऊपर फल मिलता है। जैसे सूर्य है वो एक राशि में घूमता है और फिर दूसरी राशि में प्रवेश करता है, इसी तरह से जब हम उपाय करते हैं, जब
सूर्य दूसरी राशि में प्रवेश करता है, फिर उसका फल मिलना शुरू होता है। कम से कम किसी भी उपाय को आपको 43 डेज तक तो ज़रूर जो है वो करना चाहिए। तो एक तो ये है हीलिंग के लिए। फिर आप उपवास में भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन सा आपका फर्म बिलीव है किस रेमेडीज़ के ऊपर। उपवास में भी कर सकते हैं। उपवास में बुध में आप गणपति का पूजन कर सकते हैं, गणपति को याद कर सकते हैं, और जो भी गणपति को पसंद हैं, जो भी वो लाइक करते हैं, जिन पदार्थों को, लड्डुओं को या दुर्बा, ऐसा सब उनको आप अर्पण कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये अपना अपना बिलीव होता है। बहुत से हमारे भाई बहन लाल किताब के ऊपर ही, उसकी रेमेडीज़ के ऊपर ही बिलीव करते हैं। तो उसकी जनरल तौर पर तो रेमेडीज़ ये हैं, लेकिन अगर आपके पास हॉरोस्कोप है तो जैसे पहले घर में उसका जो प्रभाव है उसकी अलग रेमेडीज़ हुई, दूसरे घर में उसका क्या प्रभाव है उसकी अलग रेमेडीज़ हुई, तीसरे घर में उसका क्या प्रभाव है उसकी अलग रेमेडीज़ हुई। इस तरह से 12 घरों का जो है वो प्रभाव है। और फिर कई बार देखा जाता है कि आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं बुध से रिलेटेड, फिर उसके भी इलाज हैं, उसके भी उपाय हैं, उसके भी समाधान हैं। तो इस तरह से आप हील कर सकते हैं अपने बुध ग्रह को। जी, थैंक यू सो मच दीपक जी। दीपक जी ने हमें बताया कि बुध यदि किसी का वीक हो तो उसे कैसे हील किया जा सकता है, उसे कैसे और स्ट्रांग बनाया जा सकता है, ताकि आपकी बुद्धि और स्ट्रांग हो और आप बुध की वजह से छोटी छोटी गलतियां ना करें। अब वक्त है दोस्तों, हमारी लाइव ऑडियंस या ईमेल के ज़रिए किसी एक को मिलता है अपनी प्रॉब्लम शेयर करने का मौका, और आज ये मौका मिला है पूजा जी को ईमेल के ज़रिए। दीपक जी ये कह रही हैं कि ये रेगुलर हमारा शो फॉलो करती हैं जी और इन्हें आपकी बातें बहुत पसंद हैं। जी, थैंक यू। ये कह रही हैं कि ये घर खरीदना चाह रही हैं, लेकिन घर खरीदने से पहले इन्हें वास्तु के बारे में कुछ जानना है कि किन बातों का वो ध्यान रख सकें घर खरीदने से पहले। जी तो ये लॉस एंजलिस में रहती हैं। जी इन्हें बताइए कि ये घर खरीदने से पहले किन बातों का ध्यान रख सकती हैं। जी, वैसे तो अच्छा होता जयश्री अगर इन्होंने डेट ऑफ बर्थ अपना भेजा होता, लेकिन फिर भी जी। छोटी जानकारियां जो हैं वो हम यहाँ पर इनको बता देते हैं कि क्या क्या आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। जी अगर आपका हॉरोस्कोप में मंगल ठीक ना हो तो आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, थोड़ा नहीं पूरा ही अवॉइड करना चाहिए। साउथ फेस जो भी आपका डोर हो, मेन डोर हो, उसको अवॉइड कर देना चाहिए। और फिर एक और बात का ध्यान रखना चाहिए, जिसके घर में संतान ना हो उससे घर नहीं लेना चाहिए। ये 2 बातों का इनको ध्यान रखना है। वैसे जो अगर वास्तु की बात करें तो हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि हमारा जो मेन डोर है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो, ये बात को ध्यान रखते हैं। फिर जो अग्नि कोण हो वो ईस्ट और साउथ के अंदर हो, ये 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। और उसके बाद फिर अगला जो महत्वपूर्ण बात जो रहती है वो सोना होता है। एक तो जो मेन डोर होता है जैसे उसी से हमारे दुख सुख आते हैं, अच्छा। तो वो जो है राइट डायरेक्शन में होना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि जो सभी डायरेक्शनें जो हैं वो बुरी होती हैं, आपके हॉरोस्कोप के ऊपर भी काफ़ी निर्भर करता है। लेकिन अगर हम वास्तुशास्त्र की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को बहुत अच्छा माना गया, देवताओं की एनर्जी वहाँ होती है, तो वहाँ से जो आपको एनर्जी मिलती है वायु के रूप में बड़ी पॉजिटिव मिलती है। लेकिन ये जो कंट्री है इसमें 80 to 70% जो है हम घर जो लेते हैं वो हम बिल्डरों से लेते हैं या बने बनाए लेते हैं, जी। उसमें बहुत सी चेंजेस हम कर नहीं पाते। जी। तो ये आप एक ध्यान रख सकते हैं। 3 बातें महत्वपूर्ण होती हैं। पहली कि मेन डोर आपका, फिर आपका अग्नि, क्योंकि अन्न जहाँ पे बनना है, क्योंकि जो अन्न है वो ब्रह्म है, वो शक्ति है। क्योंकि शक्ति जो है वो अन्न जब अच्छा होगा तो शक्ति अच्छी होगी, विचार अच्छे होंगे। फिर आपका सोना होता है, सोने का जो कक्ष है उसको भी ध्यान में रखना है आपको। तो वो जो सोने का कक्ष है उसमें आपकी डायरेक्शन ईस्ट या साउथ की होनी चाहिए। कुछ ऐसी बातें हैं जो मेन तौर पर, क्योंकि इन्होंने डेट ऑफ बर्थ आपने नहीं भेजा है, वो ध्यान में रख लें। और फिर कैसी फैमिली है आपकी, बच्चों के साथ रहते हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, अकेले हैं, और ये सारी बातें जो हैं थोड़ी थोड़ी ध्यान में जो है वो रखनी पड़ती हैं। तो मेरे ख्याल से अभी पूजा जी 3 बातों का ध्यान रखें कि अगर इनको कोई मंगल या शनि आदि की हॉरोस्कोप में कोई प्रॉब्लम है तो साउथ
बिल्कुल अवॉइड करें और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ले लें और फिर अपना जो अग्नि कोण है जहाँ पे इन्होंने खाना बनाना है उसको ईस्ट साउथ के अंदर रखें और जो अपना आपका सोना है वो भी जो है साउथ ईस्ट के अंदर हो तो वो आपके लिए ठीक रहेगा। कि मतलब रूम जो आपका है वहाँ जहाँ आप सोएंगे आपका जो सिर है वो ईस्ट या साउथ की तरफ हो। तो ये कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा क्योंकि एक आपका मेन डोर, एक आपका खाना, फिर आपका सोना। जी जी जी। पूजा जी, अगर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भी लिखी होती तो आपको शायद और भी डिटेल में दीपक जी बता पाते। तो आगे से आप लोग ध्यान रखिए कि जब आप अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं हमसे तो प्लीज़ अपनी डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भी मेंशन करें। लेकिन पूजा जी, आई होप आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अब आप आराम से घर खरीद सकती हैं। दोस्तों, अब वक्त हो चला है आगे के भविष्य फल, राशि फल जानने का और कर्म ऑफ द वीक जानने का। कैप्रिकॉर्न, मकर के लिए कैसा है वीक दीपक जी? बड़ा महत्वपूर्ण वीक है क्योंकि इसमें आपको सबसे पहले तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है क्योंकि हेल्थ में बहुत सी कमियां हैं। अगर आपने ध्यान रख लिया तो वो महत्वपूर्ण ही वीक बनेगा आपका क्योंकि हेल्थ सबसे पहले है। और फिर जो आपके खास करके जो बिज़नेस से लोग जुड़े हैं उनके ट्रिप बन सकते हैं, छोटे छोटे, बड़े भी बन सकते हैं। वहाँ भी जाते वक्त आपको सावधानियाँ बरतनी है। आपको जो आपके बात करने का तरीका है, जिनसे भी आप मिलने जा रहे हो, वो बहुत पॉजिटिव रखना होगा। और जब उनसे आप बात करें तो किसी न किसी रूप से अपने बड़ों को याद करके करें तो आपके काम ज़रूर बनेंगे। आपकी पर्सनल लाइफ में थोड़े से डाउट बनेंगे लेकिन उनको अवॉइड करें क्योंकि वो डाउट ही हैं और कुछ भी नहीं है जी। तो इस तरह से आपका जो वीक है। और साथ में जो स्टूडेंट हैं हमारे, उनको नहीं भूलना चाहिए क्योंकि वो जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, वही हमारे देश का भविष्य है। उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है, बहुत अचीवमेंट इस वीक रहेगी उनके लिए। जी, और क्या है इनके लिए कर्म ऑफ द वीक? ये कर्म ऑफ द वीक में स्टूडेंट के लिए खास रहेगा ये वीक। तो उनको कर्म ऑफ द वीक में देना चाहूँगा कि वो अपने दिन की शुरुआत अपने बड़ों को याद करके करें। चाहे फ़ोन करें, दूर बैठे हैं कहीं, पढ़ने गए हुए हैं, तो इससे वो कर्म ऑफ द वीक बनेगा। सारा दिन और सारा वीक भी पॉजिटिव रहेगा। जी। अगली राशि है कुंभ। एक्वेरियस के लिए कैसा है वीक दीपक जी? स्वामी आपके शनि हैं और शनि कर्मों के अनुसार फल देते हैं। ये हमने कई बार जाना है, सुना भी है और जानते भी हैं। तो अपने कर्मों को बहुत ध्यान रखना होगा कि नहीं तो क्या होगा कि कहीं जहां आपने पैर रखना है वहां शायद हाथ रख दें, जहां पर आपने बोलना है शायद वहां पे चुप हो जाएं। तो इससे आपको थोड़ा सा नुकसान होगा, धन में भी और घर में भी। और इसी तरह से थोड़े बच्चे भी जो हैं, स्टूडेंट, वो भी ज़्यादा समय हो सकता है एंटरटेनमेंट में गुजारें, ऐसा ना करें। तो ये सारा वीक कर्मों के ऊपर ध्यान रखना होगा। जी, और क्या है इनका कर्म ऑफ द वीक? प्रार्थना ज़रूर करें 5 या 10 मिनट ईस्ट की तरफ मुख करके, दोनों हाथ जोड़कर। इसका भी एक महत्व है दोनों हाथ जोड़ने का, वो चर्चा फिर हम करेंगे जब आपके पास समय होगा। तो ये है इनका कर्म ऑफ द वीक। जी दीपक जी। आगे की राशि है पाइसेस। मीन के लिए कैसा है वीक दीपक जी? बड़ा पॉजिटिव वीक है क्योंकि इस वीक में धार्मिक यात्रा हो रही है। किसी धार्मिक इंसान से आपकी भेंट हो सकती है। धार्मिक इंसान का मतलब होता है पॉजिटिव इंसान। जीवन में 4 इंसान पॉजिटिव मिल जाए तो आपका कहते हैं पॉजिटिव ऊपर को आने लगता है और नेगेटिव नीचे को आने लगता है। आप अपने जो भी विचार नेगेटिव हैं उनके ऊपर सोचना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए मैं इस तरह का जब भी प्लानिटरी सिचुएशन बनता है तो उसको कहता हूँ कि बहुत पॉजिटिव है। अच्छे लोगों का मिलना जयश्री आपकी सक्सेस की डोर को खोल देता है जी। और उसके बाद आप कितने कैपेबल हैं कि उस सक्सेस को मेंटेन कर लें। करेक्ट। अच्छे लोगों का मिलना ही भाग्य का खुलना होता है। तो ये सारा वीक ऐसा होता रहेगा। लेकिन कई बार ईगो होती है, कई बार बुद्धि ज़्यादा होती है तो हम उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पाते और कई बार कह देते हैं सिंपल सी बातें, लगता है इसको कुछ ज़्यादा ही पता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ लोग जो अपना अपना ज्ञान जो रखते हैं उनके ज्ञान को ग्रहण कर लेना चाहिए। ऐसा सारा वीक है आपका। धार्मिक स्थान पे जाएंगे, बच्चों का ज्ञान सुनेंगे जो उन्होंने पाया और साथ में माता पिता का कोई कथा कहानी भी सुनेंगे। ऐसा वीक है। तो मेरे ख्याल से बड़ा पॉजिटिव वीक है। और क्या है इनके लिए कर्म ऑफ द वीक? कर्म ऑफ द वीक बुज़ुर्गों के पास बैठें, उनको देखें, उनके चेहरे पे देखें। जो झुर्रियाँ बनी हैं वो वैसे नहीं बनी,
एक एक जूरी उनके एक एक एक्सपीरियंस की बात करेंगी और वो सारी एनर्जी आप जो है वो ग्रहण करेंगे। ये है आपके कर्म ऑफ द वीक। जी दीपक जी, हमने जाना 12 राशियों के बारे में, उनके भविष्य फल के बारे में। तो आने वाला जो ये वीक है, आप करिए अपने कर्म ऑफ द वीक और बनाइए अपने इस वीक को बहुत खूबसूरत। अब वक्त है आपसे ब्रेक लेने का, लेकिन ब्रेक लेने से पहले आपको बता दूं कि हर हफ्ते हमारे साथ होती हैं एक सेलिब्रिटी गेस्ट। इस हफ्ते कौन है, ये जानने के लिए आपको बने रहना होगा हमारे साथ। हम यूं गए और यूं आए। वेलकम बैक टू आवर शो कर्म और किस्मत कनेक्शन। अब मैं आपको मिलवाऊंगी हमारी आज की सेलिब्रिटी गेस्ट से, द मोस्ट ब्यूटीफुल ग्रेसफुल एक्ट्रेस आयशा जुल्का जी से। आयशा जी, आपका हमारे शो कर्म और किस्मत कनेक्शन में बहुत बहुत वेलकम। थैंक यू सो मच। आप हमारे शो में आई हैं, यहाँ तक आई हैं, क्या जानना चाहती हैं आप दीपक जी से? नमस्कार दीपक नमस्ते आशा जी। नमस्ते। दीपक जी, आपसे एक बहुत उत्सुकता है क्वेश्चन पूछने की, सिंस ये मौका मिला है आपसे जी, मिलने का। जी जी। हमने सुना है कि कर्मा का एक बहुत बड़ा योगदान है हमारी लाइफ में। जी जी। सबकी लाइफ में होता है, लेकिन जी। कई लोग हैं जो कर्मा मानते हैं, लेकिन कई लोग किस्मत को दोष देते हैं या अपने सक्सेस के लिए रीज़न मानते हैं। जी। इवन कोलंबस जब आए थे वॉयज पे अपने, और उन्होंने डिस्कवर करना था इंडिया को और कर लिया था यूएस को, तो कहते जी। हैं कि एक कार्मिक कनेक्शन है इंडिया और यूएस का भी। जी यूएसए में जो इंडियंस रहते हैं जी। जी उसका भी एक कोई कार्मिक कनेक्शन है, जी। जिसका ये रीज़न बताया जाता है, जो पढ़ा है हम। जी। आपका क्या मानना है इस बारे में, और आप कैसे इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं? किस्मत एक अलग चीज़ और कर्म एक अलग चीज़। जब भी आप कहीं भी सरकमस्टांसेस में, जैसे भी सरकमस्टांसेस में आप पैदा होते हैं, ये आपकी किस्मत बनती है कि आप किसी राजा के घर में पैदा हुए या किसी गरीब के घर में पैदा हुए, ये किस्मत है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जो भी आप पीछे कर चुके हैं उसके अनुसार आपके आगे होगा। तो आपने बहुत कुछ ऐसे ज़रूर किया होगा जिसकी वजह से आप किस्मत से जो है वो राजे के घर में पैदा हुए या फिर किसी गरीब के घर में पैदा हुए। तो इसका मतलब किस्मत और कर्मा साथ साथ चलते हैं, या फिर एक ही चीज़ को मान के हम आगे चलें? दोनों चीज़ें साथ साथ में चलती हैं। मेरा जो अनुभव है, मेरा जो ज्ञान है, उसमें किस्मत और अगर कर्म दो शब्द या दो बातें हैं तो ये ज़रूर होंगी। कोई कम हो सकती है, कोई ज़्यादा हो सकती है, नहीं तो ये शब्द हो ही नहीं सकता था। तो कर्म और किस्मत साथ साथ में चलती हैं, और फिर ये देखना होता है कि आप किस फील्ड में हो। एक इंसान जो है वो ऐसा काम करता है जहाँ उसको किस्मत की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि उसने पढ़ा और लिखा, थोड़ा जितना भी वो कर सकता था, उसके बाद वो कहीं काम पे लग गया, वहाँ पे उसको किस्मत की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा कर्मा की ज़रूरत है, फिजिकल वर्क की ज़रूरत है। अगर वो फिजिकल वर्क करेगा तो उसको जो है उसका फल मिलेगा। किस्मत का बहुत ज़्यादा कम कनेक्शन वहाँ पे रहता है। तो हम क्या मान के चलें कि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारी ज़िंदगी अच्छी रहेगी, या हमारी किस्मत में ही ये लिखा है, चाहे अच्छा या बुरा? जी देखिए, कैसे करें? देखो, किस्मत में लिखा है ये आप नहीं जानते, ये आपने पढ़ा हुआ है, ये अधूरा ज्ञान है। मेरे ख्याल से मेरा जो अनुभव कहता है कि आपका जो जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का जो कंसर्न है, उसमें कितना किस्मत पार्ट करती है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपका ग्लैमर वर्ल्ड है, कितने लोग इस ग्लैमर वर्ल्ड के अंदर होते हैं और कितने टैलेंट होते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि सभी सक्सेसफुल हो जाते हैं, सभी आप जैसे एक्टर बन जाते हैं? नहीं बनते। तो वो हमारे कर्म है या हमारी किस्मत? वो ये जो आपकी लाइन है, इसमें बहुत ज़्यादा किस्मत का बड़ा रोल रहता है, आपका लक का बड़ा रोल रहता है। कई बार आपने देखा होता कि कई बहुत किस्मत के धनी होते हैं और उनके अंदर कोई आर्ट या कोई एक्ट का कंसर्न भी नहीं होता, लेकिन फिर भी सबसे ऊंचे होते हैं, सबसे ऊपर होते हैं। उसी तरह से जैसे कि एक इंसान लेबर का काम करता है और उसका कर्म ही है, हर दिन कर्म करता है, सुबह जाता है, शाम को आ जाता है। इसी तरह से जो महापुरुषों की आप स्टोरियाँ सुनते हैं, कबीर की आप स्टोरी सुनते हैं कि कबीर सुबह से लेकर शाम तक जो है वो अपना
हल जो खेत में काम करते थे और फिर वो अपना कपड़ा बुनते थे। तो कई महापुरुष होते हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा मानते हैं। सो डिपेंड करता है कि आप किस, भगवान ने आपको किस चीज़ के लिए मास्टर बना दिया है, तो वहाँ पर उसी तरह से किस्मत और कर्म आपके जो है काम करते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप किस्मत आपकी मतलब बहुत अच्छी है और फिर उसके साथ अगर आप कर्मा नहीं करते हो तो फिर उसका भी कोई कंसर्न जो है वो अच्छा नहीं होता। छोटी सी कहानी, अगर थोड़ा सा टाइम है शायद इस बात के लिए क्लैरिटी मिले। एक राजा, उसके 2 बेटे हैं युवराज, आखिरकार उनमें से दोनों को किसी ना किसी को तो राजा बनना। ये उस समय की कहानी है जब ज्योतिष शास्त्र को रत्न के रूप में माना जाता था। आज तो शायद ऐसा नहीं है, क्योंकि बड़े से बड़ा भी ग्रंथ ना आशा जी गलत हाथों में आ जाए तो वो मिट्टी हो जाता है। तो उस समय की बात है जब रत्नों में ज्योतिष की गणना होती थी। राज ज्योतिषी को बुलाया गया कि अब बताइए कि दोनों में से किसको हम राजा बना दें, समय हो चुका है, हम बूढ़े हो चुके हैं, एक छोटा है एक बड़ा है और वो भी दोनों पास बैठे हैं। पत्री देखी गई, हॉरोस्कोप देखा गया और फिर उस राज ज्योतिषी ने कहा कि दोनों के राजयोग है, आप किसी को भी राजा बना सकते हो। वो उसके पिताजी ने भी सुना और दोनों बच्चों ने भी सुना, राजयोग है अब दोनों के। वो राजा बड़ा हैरान हुआ, हमने तो पूछा कि किसको बनाए, कौन बेहतर है। कहता हाँ, वो कहता बात ये है कि आप फिर ऐसा करें कि मैं 2 साल के बाद बता सकता हूँ, 2 साल के बाद मुझे बुला लीजिए। और ये जो बातों को दोनों युवराजों ने सुना अच्छे ढंग से। अब जो छोटे वाला युवराज था, जब उसने इस बात को सुना तो वो अपने इस तरह से आयशा जी कर्म करने लगा कि राजनीति सीखने लगा, लोगों में जाने लगा और फिर जो भी अपनी अस्त्र शस्त्र सीखने थे वो भी सीखे, क्योंकि अपनी प्रजा की रक्षा भी करनी पड़ती है। अपना जो भी आगे बढ़ने के लिए कार्य राज को किए जाते हैं वो सब राजनीति भी सीखने लगा। और जो बड़ा था वो, उसको भी ऐसा ही हुआ कि अब राजा तो बनना ही है। उसने अपना जो भी दूसरे कर्म थे वो करने शुरू कर दिए कि भाई अपना शिकार खेलने चले गए, जो भी बड़े बड़े लोगों के कर्म होते हैं कि चलो वे अब शराब खाने को चल दिए, और ऐसी कई बातें जो है बड़े लोग जो हैं वो करते हैं। और 2 साल के बाद फिर जब राज ज्योतिषी का राजे के पास आना हुआ तो राज ज्योतिषी ने कहा कि आपको क्वेश्चन का आंसर मिला। वो कहते बिल्कुल मिल गया हमें। तो उनको पता चल गया था कि ये जो राज ज्योतिषी हैं वो क्या कहना चाहते हैं। तो किस्मत से वो दोनों एक घर में पैदा हुए, दोनों युवराज थे, लेकिन 2 साल के कर्म से छोटा राजा बना, क्योंकि राजे ने उसको ही, युवराज को, छोटे को चुना जो राजे बनने के लिए लायक था। उसने बड़े को नहीं चुना, उसने छोटे को फिर जो है राजा बना दिया। तो कहानी है, कथा है, क्योंकि हम इस युग में रहते हैं, क्योंकि बहुत से धार्मिक ग्रंथ, चाहे दुनिया में सबसे ज़्यादा धार्मिक ग्रंथ हमारी संस्कृति के पास है, लेकिन हम सारे जीवन में चाहे 50 साल, 70 साल, 90 साल का जीवन गुजारते हैं, लेकिन पूरा ग्रंथ कभी भी हम पढ़ नहीं पाते। हालांकि सभी धर्मों में सबसे ज़्यादा ग्रंथ हमारे पास हैं। तो छोटी सी कहानी जब हम कहते हैं, कथा कहते हैं, तो इससे हमें, मुझे लगता है, वो संदेश मिल जाता है जो हम पाना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से डिपेंड करता है कि आप कहाँ जन्म लिए हैं, कैसे कि घर में जन्म लिया है, कैसी संस्कृति में जन्म लिया है, किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, वो सारा कंसर्न जब बनता है। साधु के घर में आप जन्म लोगे तो वहाँ पे वैसी ही बातें, आप ज़्यादा किस्मत के ऊपर डिपेंड ही नहीं रहोगे। वो तो वही कहेगा कि दो तुमने बीजना है, ये वो बोलेगा साधु, ये तुम्हारा जो शरीर है ये एक पौधे की तरह है, इसको आप अच्छे कर्मों से परिपोषित करोगे तो तुम्हें अमृत के फूल मिल जाएंगे। और वो साधु कहेगा इसको आप बुरे कर्मों के साथ परिपोषित करोगे तो तुम्हें जहर के फूल मिल जाएंगे। लेकिन अगर बिजनेस के मैन के घर में आप पैदा हो जाते हो, वो तो बोलेगा कि मेरा बेटा जो है वो फौज में नहीं जाना चाहिए, मेरा बेटा साधु नहीं बनना चाहिए, जो मैंने इंडस्ट्री खड़ी की है इससे डबल इंडस्ट्री वो खड़ी करनी चाहिए। सो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप किस सर्कमस्टांसेस में पैदा होते हैं, कैसे वहाँ पैदा होते हैं, वैसा वैसा आपका नेचर बनता है, वैसा वैसा। अब अमेरिका के अंदर हम रहते हैं आशा जी, तो यहाँ पे मोस्टली लोग जो है वो कर्मों के ऊपर ही बिलीव करते हैं कि भाई जॉब पे जाना है। मैं आपको बताता हूँ अपना एक्सपीरियंस, जॉर्ज बुश की दोनों लड़कियाँ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ी हैं, पार्ट टाइम में वो कैंटीन में काम करती थी। तो ये डिपेंड करता है मेरे हिसाब से कि आप कहाँ जन्म लिए हैं, किस घर में लिए हैं, किस परंपरा में लिए हैं, कैसा आपने, माता पिता ने आपको परिपोषित किया है। पर कर्म का मतलब सिर्फ काम करना ही होता है, या कर्म का मतलब ये भी है कि आप किसी के एक्सपेक्टेशन ना होते हुए भी उसके लिए कुछ कर रहे हैं, अपने लिए एक्सपेक्टेशन ना रखते हुए भी?
तो वो आपका एक कर्मा हो जाता है कि देखिए पॉजिटिव वो देखो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव भी। जी अगर आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं जी तो शायद आप बुरा कर रहे हैं, लेकिन वो नेगेटिविटी आपके ऊपर ही आपके लिए एक फेदर इन द कैप हो जाता है ना। जी Addition। जी। लेकिन दो बातें हैं, एक इंसान सोचता है बाहर की तरफ से जी कि जो बाहर के कृत्य बनाए गए हैं, जो सिखाए गए हैं टीचरों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा। एक साधु है वो अंदर के कृत्य को ज्यादा मानता है कि तुम अंदर क्या हो, तुम्हारे विचार अंदर क्या है, वही बाहर कुछ होने वाला है। जो बाहर कुछ है वो तो तुम्हें सिखाया गया है, तुम्हारी परंपरा कुछ और है, तुम्हारी परंपरा कुछ और है, तुम्हारी तो कर्म जो है वो बाहर के भी काम करते हैं, अंदर के भी काम करते हैं। लेकिन किस्मत जो है वो अलग बात, कर्म जो है अलग बात। तो आई थिंक कि जी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, वो चलता ही रहेगा। लेकिन फिर भी बहुत अच्छा आपने जी ज्ञान दिया और ट्राई करा एक्सप्लेन करने के लिए और आपको। हम भी उम्मीद करते हैं कि सब सुनने वाले भी समझ पाए इस बात को। जी जी बहुत से लोग समझते भी नहीं है, जी। हम लोग फोकस भी नहीं करते अपनी डे टू डे लाइफ में इस जी बात के ऊपर। जी। आजकल का जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण है और फिर कंपटीशन का है। हर आदमी जीतना चाहता है, हर आदमी सिकंदर बनना चाहता है और बनना भी चाहिए, अपना गोल करना चाहिए, कर्म भी करना चाहिए, किस्मत को भी कोसना नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से जो किस्मत को कोसते हैं वो थोड़े लेजी होते हैं। होता तो आपसे कुछ नहीं होता, लेकिन वो पर फिर भी ऐसा भी नहीं कहना चाहिए क्योंकि अपने अपने सबके सर्कमस्टांसेस होते हैं। जो लोग हमारा शो देख रहे होंगे, आई एम श्योर वो किस्मत के भरोसे ही नहीं रहेंगे, अच्छे कर्म भी कर्म करेंगे। करेंगे तो डेफिनेटली उनकी किस्मत, वो जानते हैं कि वो अपनी किस्मत खुद अच्छी बना सकते हैं अच्छे कर्म करके। जी बिल्कुल तो ठीक बात। डेफिनेटली लोग फॉलो करेंगे। जी आयशा जी, हमने सुना है कि आप बहुत चैरिटी करती हैं, जो कि बहुत ही अच्छा काम है। आप ऐसा कोई इंसिडेंट बताइए जिससे आप बहुत इमोशनल हो गई हूँ। मैं ट्रू फॉर्म में जो चैरिटी की एक्सप्लेनेशन है वैसी चैरिटी नहीं करती। मैं वर्क करती हूँ, मैं स्लम्स में जाके खुद काम करती हूँ, खुद नालियाँ साफ़ करती हूँ और करवाती हूँ वॉलंटियर्स से, वहाँ के लोगों से स्वच्छता के ऊपर। और मैं कभी भी पब्लिकली इस बारे में ज़्यादा प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहती क्योंकि ये मैं दिल से करती हूँ। ये मुझे मैं मेंटली चैलेंज बच्चों के साथ भी काम करती हूँ और ख़ुद जाके बैठ के उनके साथ 6 घंटा 8 घंटा स्पेंड करती हूँ। तो मैं इसको चैरिटी नहीं बोलूँगी, ये मेरे दिल की एक ख्वाहिश है और इसमें मुझे कोई इमोशंस, ऑफ कोर्स इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, इसलिए मैं करती हूँ। लेकिन इससे ज़्यादा मुझे इमोशनल होने की बजाय मुझे इसमें से बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। तो ऐसा एक इंसिडेंट नहीं है जिसको मैं बयान करना चाहूँगी, बट डेफिनेटली ये चीज़ मुझे बहुत स्ट्रेंथ देती है और मेरी पर्सनालिटी के अंदर एक एड ऑन है जो मुझे लगता है मेरे अंदर की जो स्ट्रेंथ है। मतलब आपके बारे में हमें इतनी अच्छी बात जानने को मिली। आयशा जी, आप इन एंड आउट बहुत ब्यूटीफुल हैं। थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए, हमसे इतनी प्यारी प्यारी बातें करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। नमस्ते आशा जी, थैंक यू। दोस्तों, आज हमने बात की बुद्ध की। ये जाना कि बुद्ध अगर खराब हो तो उसे कैसे हील किया जा सकता है, कैसे खुश किया जा सकता है। अब ये जानने के लिए कि बृहस्पति का हमारी किस्मत के साथ क्या कनेक्शन है, देखना मत भूलिएगा हमारा अगला एपिसोड कर्म और किस्मत कनेक्शन। अब समय है आपसे विदा लेने का। अगर आप भी हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखाई जा रहे ईमेल या हमारी वेबसाइट के जरिए अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। और अगर आपसे आज के एपिसोड की कोई भी जानकारी मिस हो गई हो तो आप हमारा ये एपिसोड दोबारा देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। साथ ही हमारी वेबसाइट से आप पूरे हफ्ते के भविष्य फल भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप भी अपने कर्मों को अपनी किस्मत के साथ जोड़ना चाहते हैं तो इसी तरह बने रहिए हमारे साथ कर्म और किस्मत कनेक्शन में। टिल देन, गुड बाय, हैव अ सेफ एंड हैप्पी वीक अहेड। कुछ बनते हैं राजा और कोई फकीर, भाग्य से बनती है अपनी तकदीर। सदा भाग्य पे ना चलते सत्कर्म